चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आपके लिए डेली 12th लेवल एनटीपीसी की तैयारी हेतु एग्ज़ाम चल रहा है, आपको पता ही होगा। और जो नए बच्चे हैं उनको बता दें, हम मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का एनालिसिस कवर करा रहे हैं और वही प्रश्न कवर हो रहा है जो एग्ज़ाम में छप रहा है और आ रहा है। रीजनिंग की बात करें, 100% आप बता दूँ, देखो प्रश्न भले वैसे नहीं है, मतलब सेम टू सेम प्रश्न नहीं है, लेकिन जो प्रश्न का पैटर्न पूछने का तरीका है मैथ्स का, रीजनिंग का, बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, और आप यकीन के साथ देखना, अगर आप देखना चाहते हो डेली हमारे साथ, तो एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एग्जाम 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए, हम टॉप प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। और आज 28 अगस्त था, कल 29 होगा, कल भी एग्ज़ाम होगा, फिर आपका 1 का 2 का 3 इस प्रकार से एग्ज़ाम बढ़ेगा। चलिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा और 100% ऑथेंटिक ही प्रश्न पढ़ा रहे हैं और ऐसे प्रश्न छप रहे हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है? अब ये बताओ मेरे भाई, देखो बड़ी धैर्य से समझाएंगे, लेकिन ऐसे समझाएंगे कि पेपर में आएगा तो आप बना लोगे। हाँ, विभाजिता के नियम के प्रश्न आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, लिख के रख लीजिएगा। 41 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और इसका कोई गुणनखंड होगा नहीं एक के अलावा। 41 का एक का गुणनखंड एक होगा और 41 होगा। तो हमने कहा हम 41 का हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें 41 मतलब होता है, इससे पहले 10 के गुणज में देखें तो 40 बनेगा। तो हम 41 से एक कम करेंगे तब 40 आएगा, तो माइनस रूल लगेगा। नेक्स्ट 40 है हमारे पास, 40 का जो 4 है जो गुणा 4 बनेगा। याद रख, देखो हम किस प्रकार से विधि बता रहे हैं। आपको 41 का पहाड़ा नहीं बनता, कोई बात नहीं है, हम आपको नियम बता रहे हैं, विभाजिता का नियम। 41 था, 10 के पहाड़े में नज़दीक कौन आएगा? 40 आएगा। इस 40 का हमने गुणा 4 लिया, 3 आएगा। अगर 30 होता तो गुणा 3 होता, 20 होता तो गुणा 2 होता, लेकिन 41 से हमें 40 चाहिए ना, समझे नहीं? 41 हमें क्या चाहिए? 40 चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो गुणा 4 माइनस बनेगा, मतलब इकाई की संख्या में गुणा 4 करना है और माइनस करना है। आप समझ गए होंगे। तो गुणा 4 माइनस करना पड़ेगा, गुणा 4 माइनस। चलिए, अब हमने कहा ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखो, ऑप्शन सेकेंड राइट है ये कह रहा है, तो भाई देखो नियम लगेगा 94 30 करते हैं। हमने कहा इकाई में 4 गुना करेंगे, तो भाई यहाँ गुणा करेंगे तो वहीं आएगा। भाई 0 है, अब 0 में 4 गुणा करो वहीं आएगा। माइनस करेंगे, 3 का 3, 4 का 4, 9 का 9 आएगा। फिर वही बात, इकाई में 4 गुना करना, तो 4 तेरी 12 बनेगा। अब 12 जी बताओ, हमारे पास 12 आ गया। हमारे पास यहाँ 2 बचेगा, ये हमारे पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब ये बताओ, क्या 41 का भाग यहाँ जाएगा? 42 में, 82 में? हाँ जाएगा भाई। 41 दूना ही तो क्या होता है? 42 होता है। इसका मतलब भाग या तो लास्ट में 0 बचनी चाहिए या गुणज बचनी चाहिए। हमने कहा 41 के पहाड़े में 82 आता है, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अब इसी प्रकार से हम सी चेक करके बताते हैं सी क्यों नहीं आ रहा है। देखो 98 79, हमने कहा इकाई में कितना करेंगे? 4 गुना, 9 चौके 36 माइनस, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। अब फिर वही बात, हमें करना है 4 गुना, 4 तेरी 12 बनेगा, 12। अब हमारे कहाँ यहाँ 5 में 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 9 में 1 गया, 8 बचेगा। अब जी बताओ 83 में तो भाग 41 का नहीं जाएगा, 82 होता तो भाग चला जाता, अभी आया था ना, भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन पहला भी इसी प्रकार से क्रॉस वेरीफाई करना था, दूसरा भी करना था, तीसरा भी करना था, चौथा भी करना था। तो समय भले लग रहा है, लेकिन आप सीख गए मुझे लग रहा है। अगर यहीं आपके पास 41 आया है तो आपने 40 बनाया, और एक कम करे तो माइनस लग रहा है, और यहाँ 40 का गुणा 4 लग रहा है। अगर वहीं आपके पास हमने कहा 31 होता, तो 31 का मेरे भाई जी नज़दीक में 30 होता है, तो 30 का गुणा 3 बन जाता, माइनस आ जाता, तो माइनस हो जाता जी। वहीं अगर बात करें हम, हमारे पास 29 होता, 29 का नियम अगर लगाना होता 30 देखते, तो 30 का गुणा 3 बनता, लेकिन हमें +1 करना पड़ेगा, तो 30 मिलेगा, जहाँ प्लस हो जाता, गुणा 3 इकाई का प्लस
समझे नहीं मेरे प्यारे भाई? हाँ, समय मैंने यहाँ पर दिया हूँ। जब भी इस प्रकार का अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम आए आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, 55 दिन और 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? अब ये बताओ, हमें एक बात कह रहा है 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ दिया, मतलब 4 दिनों तक तो तीनों ने मिलकर काम किया है, तो हमें 4 दिन तो मिल गया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 4 दिन से ज़्यादा आंसर आएगा। तो ऑप्शन तीसरा नहीं आ सकता जिंदगी, ऑप्शन चौथा कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बचे या तो पहला या तो दूसरा आएगा। अब देखो, समय कार्य का प्रश्न तो आ रहा है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए 5 दिन में, बी 55 दिन में, सी 66 दिन में। अब आपको बताएं, इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। अगर आप एलसीएम निकालते नहीं बनता है तो ये बेवकूफ़ी की बात है। एलसीएम मेरे भाई इसका आएगा 330 आएगा, निकाल लीजिएगा। यहाँ ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, और आपको पता है ऐसे एनालिसिस प्रश्न चल रहे हैं जो आपको पेपर में बहुत सपोर्ट करेगा। जी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, देख लेना इसी प्रकार के, इसी कॉन्सेप्ट के प्रश्न आ रहे हैं। समय कार्य के सब अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं। आपको अध्याय के नाम भी चाहिए तो बता दीजिएगा, बता देंगे। अगर हम यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे तो मेरे भाई ये 66 बार में जाएगा। देखो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे तो मेरे भाई ये 6 बार में जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे तो मेरे भाई ये 5 बार में जाएगा। समझ गए? इतना तो कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो ये सी की क्षमता, बी की क्षमता, ए की क्षमता ऐसे तो रखना ही पड़ता है। अब हमें एक बात कह रहा है, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमने कहा ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता, तो पूरा क्षमता अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरे भाई जे बनेगा 72, सॉरी 77 बनेगा। देखो ना, 70 क्या बनेगा, 7 बनेगा। अब 77 बन गया है। अब ये बताओ, तीनों का जो एक दिन काम करेंगे, एक दिन काम के, एक दिन काम, एक दिन काम, तो पूरा काम टोटल 77 हो रहा है। हमें तो कह रहा है मिल के करेंगे 4 दिन, उसके बाद ए भागेगा, तो 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 2 हो जाएगा 30। इसका मतलब टोटल 308 काम हो चुका है। काम पूरा कितना है, 320। अब 320 में हम अगर 308 अलग कर देते हैं तो मेरे भाई ओनली हमारे पास शेष जो काम करना रह गया वो 22 बचा है। इस काम को कौन करेगा, बी और सी करेंगे। क्यों? क्योंकि ए तो 4 दिन के बाद चला गया। अगर बी काम करेगा तो 6 काम करेगा, सी करेगा तो 5, दोनों मिलके काम करेंगे तो 11 काम। अब बताओ, दोनों की क्षमता मिला के 11 आ गई है। हमने 4 दिन काम कर लिया है तीनों मिलकर। लास्ट में दोनों काम करेंगे बी और सी, तो बी की क्षमता, सी की क्षमता हो गई 11, लास्ट बचा है 22 काम, 11 दूना 22। अब देखो, लास्ट के जो शेष काम बचे हैं 2 दिन में समाप्त हो गया, और 4 दिन तक तो मिलकर काम किए थे, तो पूरा हमारे पास काम आ रहा है 6। ये आपका आंसर रहा। समझे कि नहीं? बिल्कुल टॉप प्रश्न है और ऑथेंटिक प्रश्न है। भर्ती परीक्षा में आए वाले प्रश्न चल रहे हैं, और ये प्रश्न हम नहीं बनाए भाई, पेपर रेलवे का ही पेपर कब उठा के आपको हल करा रहे हैं। एनालिसिस चल रहा है मैथ्स का, रीजनिंग का, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे, जो आप खुद कह दीजिएगा पेपर देने के बाद। जिनका एग्जाम 29, 1, 2, 3 जब भी आगे समय में जरूर देख के जाएं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाँ, हर प्रश्न इशारा कर रहा है कि किस अध्याय का, किस लेवल का प्रश्न आने वाला है। 3 व्यक्तियों XYZ ने क्रमशः 3:4:10 के अनुपात में अपने हिस्से के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद Y ने 50% हिस्सा वापस कर लिया, जबकि Z ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस कर लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,400 रुपये है, तो लाभ में जेड का हिस्सा बताना है। तो जेड का हिस्सा हमें चाहिए लाभ का। तो आपको बता दें, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, निवेश। याद रखें, निवेश से गुणा क्या होता है मेरे भाई, समय।
तो निवेश गुणा समय बराबर लाभ बनता है। तो हम निवेश और समय को जब गुणा करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो हमें लाभ का अनुपात चाहिए एक्स वाई का, एक्स वाई जेड। अब एक बात कह रहा है, एक्स ने माना 3 रुपये लगाया, कितना रुपया, 3 रुपया। अब एक बात ये बताओ, 3 रुपये एक्स लगाया, अब 1 वर्ष तक लगा, तो निवेश हो गया 3 रुपया, समय हो गया 12, हो गए आपके निवेश इंटू समय। तो 12 तिया कितना बनेगा, 36 बनेगा। ठीक है, वहीं वाई की बात करें, हमें वाई के बारे में कह रहा, वाई लगाया 4 रुपये, आप देख पा रहे होंगे अनुपात में 4 रुपये लगाया। अब समय, अब हमें कह रहा है 6 महीने बाद, तो भाई जो 4 रुपये लगा वो 6 महीने तक लगा रहेगा। फिर अब 50% वापस कर लेता। अब बताओ 4 रुपया में 50% मतलब कितना बनेगा, 2 रुपया। 2 रुपये वापस कर लिए, 2 रुपये लगा रहेगा, वो भी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने उसका हो चुका था पूरा। नेक्स्ट, अब हम जेड की बात करें, जेड ने 10 रुपये लगाया, ठीक है, लगाया 10 रुपया। फिर कहता है 9 महीने पहले, मतलब शुरू के 3 महीने 10 रुपये लगा। फिर क्या करता है वो, 40% हिस्सा वापस कर लेता है। तो ये बताएं, 10 रुपया का 40% मेरे भाई 4 रुपये बनेगा, जो रहेगा 9 महीने के लिए। बस इतना करना था आपको। ठीक है, देखो आंसर आने वाला है, बढ़िया सीखिएगा, आंसर आएगा। 12 तिया 36, 4 6 24 और 6 दूना हो जाएगा 12। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 36। नेक्स्ट, 10 तिया हो जाएगा 30 प्लस 9 चौके 36, ये बनेगा मेरे भाई 66। सॉरी, कहीं मिस्टेक हो रहा है, 9 चौके 36। चलिएगा, तो मिस्टेक यहाँ पर ये हो रहा है विद्यार्थी, देखो थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें एक बात कह रहा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया इस बात पर कि जेड ने 9 वर्ष पूरा होने पहले, मतलब ठीक है शुरुआत के 3 महीने 10 रुपये लगा, लेकिन 40% कम कर लिया, वापस ले लिया, तो कितना पैसा बचेगा भाई, 10 रुपये का 40% निकालेंगे तो 4 आएगा। तो उसके पास जो पैसा बचेगा वो 6 रुपये बचेगा, क्योंकि 4 रुपये निकल जाएगा तो 6 रुपये लगा रहेगा 9 महीने के लिए। तो 9 6 का कितना आएगा जी, 54 आएगा या 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ये बनेगा 84 बनेगा। तो अनुपात 36 36 84, याद रख इसको। हमने कहा 36 अनुपात 84 आ रहा है। आधा करेंगे 18 आएगा, आधा करेंगे 18 आएगा, और आधा करेंगे हमारे पास आने वाला कितना, 42। ठीक है, अब देखो, अब हमने कहा और आधा कर देते हैं, आधा 9 बनेगा, आधा 9 बनेगा, आधा 21 बनेगा। अब हमें पूछ रहा है जेड का लाभ, जो अनुपात आया है ये लाभ का ही तो अनुपात है। अब 21 मतलब होता है 7 तेरी 21, जहाँ जिस ऑप्शन में 3 का भाग चला जाए 7 का भाग चला जाए, क्योंकि हमें जेड का लाभ चाहिए। तो मेरे भाई जेड का जो लाभ अनुपाती लाभ 21 है, मतलब 21 के पहाड़े में होगा, 21 मतलब होता है 7 और 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा मतलब 3 बनाना, अलग करना। तो हमने कहा कि यहाँ पर 2 1 3 बन जाएगा, 5 6, हाँ ये ऑप्शन पहला भी हो सकता है 3 के नियम से। यहाँ पर 6 तो बन गया है, 6 में 3 का भाग जाएगा, 2 1 3 इसमें भाग जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम थर्ड पकड़ें, 2 3 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, 5 5 10 यहाँ नहीं जाएगा। ऑप्शन अपना पहला राइट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ अगला ऑप्शन की बात करें, आपके समक्ष दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन चौथा, यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 का भाग पूरा चला जाएगा, 6 में जाएगा, 6 में जाएगा, 3 में जाएगा, 2 1 3 में चला जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास अब 7 का नियम लगाना पड़ेगा। लगाएं 7 का नियम, क्योंकि 21 आया है तो 21 होता है 7 गुणा 3। हम 7 का नियम लगाएंगे तो 7 का नियम भाई 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। अगर ऑप्शन हमारे पास कौन राइट है, दूसरा, तो हम देखते हैं। चलो अगर हम 7 का पढ़े 7 एकम 7 होता है, 7 5 12, 5 बजेगा, 7 2 8 2 56। देखो मतलब पूरा भाग चला गया 7 का। ऑप्शन पहला में नहीं जाएगा, अब चौथा में नहीं जाएगा, तीसरा में नहीं जाएगा, ऑप्शन अपने पास सेकंड में जाएगा। जी देखो इतना बड़ा प्रश्न था, देखो हम समझा रहे हैं, अगर आप समझ गए तो उतना फास्ट कर पाओगे कि आप बना पाओगे। और निवेश का प्रश्न ऐसे ही किया जाता है, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम पड़ता है मेरे प्यारे भाई, इस चक्कर समझा नहीं पाते हैं अच्छे से थोड़ा, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए वाले, याद रखें, ये नहीं कि हम मन से बना रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, याद रखें।
आप पेपर देने जाएँ तो जरूर पढ़ कर जाएँ। 29 और आने वाले समय वाले हर शिफ्टों में आपको बहुत फायदा होगा। n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में अंतः कोणों का योगफल 1800 है, अंश है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। देखो बहुत शानदार प्रश्न है। देखो हल का कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे भाई, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला होता है, हमें बता दें आपको, n-2 इंटू 180। याद रखिए ये फॉर्मूला होता है। अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला ये है और योग हमारे पास दे के रखा है 1800, यहाँ रख दीजिएगा फॉर्मूला अंतः कोणों का योग। अब एक बताओ यहाँ 10 12 में चला जाएगा भाई, जाएगा नहीं जाएगा बताओ। अब हमारे पास कितना आया, यहाँ बच के आया है n-2 बराबर 10 आया है। अब देखो यहाँ 10 बैठा रहे, यहाँ माइनस में है, जब ये पक्षांतर होगा तो प्लस में जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। n मतलब आपकी भुजाओं की संख्या। ऑप्शन पहला जरूर बताना मेरे प्यारे भाई, अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलिए ये आपका n बराबर आपका 12 बिल्कुल राइट हो जाए। इस प्रकार से आपको अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला पता होनी चाहिए। हमें कह रहा n -2 कोष्टक में 180 ही होता है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला अंतः कोणों का। अगर वहीं बात करें हमें बाह्य कोण का योग की बात करें तो आपको बता दूं, इसका कॉन्सेप्ट होता है सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। इसके पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्न को एक ही क्लास में आप पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, जितने भी क्लास लग चुके हैं लग रही हैं जरूर देखिएगा, क्योंकि बेनिफिट मिलने वाला है, जो हम कह रहे हैं बार बार। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई आपके समक्ष है और वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। और इससे पहले हमने एक क्लास लगाया था, उस पर भी इस प्रकार के प्रश्न कवर कराया था। और इससे हमें एक बात चल रही, अगर हम ऐसे कर लें 0.04 अपॉन 0.0004 ऐसे ही रख सकते हैं। इनमें अलग अलग सेपरेट लगा है, इसका मतलब होता है सभी में। अब इस प्रकार रखने के बाद अब देखो इसको हल करेंगे तो 4, देखो अगर पॉइंट हटा रहे हो नीचे बन जाएगा 100, ठीक है, इस प्रकार रखें। अब देखो इस पर रख दिए। अब ये बताओ अगर आप नीचे 4 रख रहे हो, अब देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 गुणा लगा लीजिएगा, 1 लगा लो, ठीक है, जी चेंज हो गया। नीचे के दशमलव हटा के हम 0 पर लगाए, ऊपर का दशमलव नीचे लगाए। अब यहाँ 2 0 चले गए, अब हमारे पास बना 400 और नीचे 4 आ रहा है। इसका मतलब √400/4 आएगा। तो 400 का वर्गमूल मेरे भाई कितना होता है, 20 होता है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है। जब जैसे भाग लगाओगे तो 10 आएगा। यही ऑप्शन अपना पहला राइट होगा। बताओ कितना इजी था ना। हाँ, अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो थोड़ा वक्त लगेगा समझने में, और वक्त अपने पास नहीं है, पेपर चालू है, एग्जाम चल रहे हैं। रही बात यहाँ पर जो बच्चे बेसिक समझ गए उन्हें तो वक्त ही नहीं लगेगा, वो तो प्रश्न देखते उत्तर बताएंगे। तो आप लोग जरूर उत्तर बताने का प्रयास करना पढ़ते पढ़ते। अगला प्रश्न को पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है प्रेक्षणों। हाँ, आ रहा है इस प्रकार का प्रश्न, माद मादिका बहुलक, ठीक है। प्रेक्षणों नहीं आएगा तो बोलना, मैं बोल देता हूँ, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई। इस प्रकार के प्रश्न प्रेक्षणों @7474547245854 5 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक मतलब आप समझ लीजिएगा, बहुलक पूछ लेता है, कहीं माद पूछेगा, कहीं मादिका पूछेगा, कहीं आपको मादिका पूछ लेता है। हाँ, बहुलक मतलब होता है पुनरावृत्ति। क्या? पुनरावृत्ति, ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है। तो हमें मन से हल नहीं करना है, सुन लीजिएगा ऑप्शन के सहारे। 7 को चेक करो, 2 को चेक करो, 8 को चेक करो, 4 को चेक करो, जो ज़्यादा बार होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारे पास जो 4 है ये 5 बार है, मतलब 4 की जो पुनरावृत्ति है सबसे ज़्यादा 5 बार हुई है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, इस कारण से इसका आंसर ऑप्शन चौथा आ रहा है। आपको सभी संख्याएं चेक नहीं करना, ऑप्शन देख के 7 चेक करो, 2 चेक करो, 8 चेक करो, तो हमारे यहाँ ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष मेरे प्यारे भाई, और बहुत शानदार प्रश्न है। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ रहा है। 8 पेन और 2 पेंसिल का मोल 96 रुपये है।
तथा 4 पेन और 7 पेंसिल का मूल 72 है। 2 पेन और 8 पेन का मूल ज्ञात करें। बहुत शानदार प्रश्न है, आप यकीन के साथ कह रहा हूँ मैं, ऐसे प्रश्न आए तो आप कैसे बनाओगे एक बार अगर देख लीजिए। अभी तक जितने भी क्लास लगा मेरे भाई एनालिसिस, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी एग्जाम 12th लेवल में, तो जाके मैथ्स का देख लो मेरे भाई, रीजनिंग का देख लो। जीके जैसे भी चला रहे हैं फिलहाल, लेकिन अब समय मेरे नहीं हो पाता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो हम पर डे वीडियो डाल रहे हैं हमारे चैनल पे। और चलिए अब हल का तरीका बताते हैं। देखो 8 पेन है, याद रखें, प्लस, देखो हम शॉर्ट रखते हैं भाई, याद रखना, 8 पेन हो गए प्लस 2 पेन, इनका मिला के पैसा कितना बन रहा है, 96 बन रहा है। याद रखें फर्स्ट में पेन है, अब नहीं रख पा रहे हैं, जगह नहीं है। यहाँ हमने कहा 4 पेन हो गए, 7 पेंसिल, इनका मूल्य आ रहा है 72। अब देखो किसी एक को बराबर करना पड़ता है, किसी एक को। हमने कहा यहाँ 8 पेन थे, यहाँ 4 पेन है, अगर यहाँ 2 से गुणा कर दे तो 8 बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बनेगा 8 पेन प्लस 14 पेंसिल प्लस 144 रुपये बन जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए तो इस प्रकार से आप समझ गए। तो हमें एक किसी डाटा को फिक्स करना पड़ता, याद रखें। तो हमने कहा 8 पेन था, तो हमने यहाँ पर भी 8 पेन बना दिया, तो 8 पेन 14 पेंसिल 144 रुपये, नया डाटा आ गया। और आप लिखते चलना मेरे भाई। चलो अब देखो हमारे पास 8 पेन हो गए, 2 पेंसिल हो गए, पैसा कितना 96 है। वही बात करें हम यहाँ पर अगर, तो देखो हमारे पास 8 पेन है, 14 पेंसिल है, 144 रुपये के आपके पैसा बन गए। अब हमें क्या करना है, विलोपन विधि का प्रयोग करते। यहाँ प्लस है तो माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जी बताओ, यहाँ भी देखो प्लस से है, ये माइनस में, समान समान कट गया। यहाँ हमारे पास 14 में 2 जाएगा तो कितना बनेगा 12, और 12 क्या आएगा जी, पेंसिल, क्या आएगा मेरे भाई, 12 पेंसिल आ जाएगा। नेक्स्ट बराबर में यहाँ जो पैसा आएगा, देखो यहाँ 14 में हमने कहा 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 13 में यहाँ पर 9 जाएगा तो मेरे भाई 4 बचेगा। तो 12 पेंसिल बराबर 48 रुपया। तो हमने कहा 12 एकम 12, 12 चौक 48, मतलब एक पेंसिल बराबर 4 रुपया। क्या समझे आप लोग, समझे कि नहीं? ठीक है, एक पेंसिल बराबर 4 रुपया आ रहा है। अब ये बताओ, एक पेंसिल, हम यहाँ से चलते हैं, आप देखो फर्स्ट पॉइंट से, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है। किसका? एक पेंसिल का। हमने कहा यहाँ 2 पेंसिल की बात कर रहा है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 पेंसिल बराबर 8 रुपये बनेगा। एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है, तो 2 पेंसिल का 8 रुपया। इसका मतलब इसका जो मूल्य है 2 पेंसिल 8 रुपये बन गया है। अब हमें पता है यहाँ 8 पेंसिल और 2 पेंसिल, सॉरी 8 पेन और 2 पेंसिल का पैसा 96 रुपया है। अगर 96 में 8 कम कर दें तो मेरे भाई यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में 8 बचेगा, यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब 88 रुपया। क्या समझे? 2 पेन बराबर 8 रुपया और 8 पेन बराबर 88 रुपया। अब भाग लगाएंगे 8 से, तो 8 एकम 8 आएगा, मतलब एक पेन बराबर 8 रुपया आ रहा है। कुछ समझे नहीं समझे? ना समझे तो अच्छे से ध्यान से देखना मेरे भाई, बेसिक नहीं है तो आपको दिक्कत ही करेगा फिलहाल, तो समझे। तो एक पेंसिल बराबर 4 रुपये आया था, 2 पेंसिल बराबर 8 रुपया, तो 8 रुपये यहाँ से कम कर दिए, तो भी जो पैसा बचेगा वो पेन का बचेगा। तो पेन का पैसा 88 आ रहा है, पेन कितने 8 हैं, तो 8 से भाग लगाए, 8 एकम 8, एक पेन बराबर हमारे पास आ रहा, सॉरी हाँ 11 रुपया। एक पेन बराबर कितना है, 11 रुपया आया है। चलिए थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, इस चक्कर से हमारा डाटा बहक जाता है, तो ध्यान नहीं जाता है। तो हमने कहा 8 एकम 8, 8 एकम 8, मतलब एक पेन बराबर 11 रुपया। याद रखें, एक पेन बराबर 11 रुपया। ये बताओ हमें पूछ रहा है कि 2 पेन, हमने कहा जब एक पेन का मूल्य 11 रुपये, 2 से गुणा कर दें 11 का, 11 दूना 22, तो 2 पेन का मूल्य आएगा मेरे भाई 22 रुपया प्लस 8 पेंसिल। अब ये बताओ, एक पेंसिल का मूल्य आपको पता है 4 रुपया था कि नहीं? भी आया था फर्स्ट में, 8 चौके 32, तो 8 पेंसिलों को 32 हो जाएगा। अब ये बताओ 2 2 4, और एक गलत ऑप्शन है, 3 2 5, मतलब आप समझ पाओ ऑप्शन पहला राइट होगा। देखो हमने समय लगाया लेकिन समझा के बताया, और हर तरीके से आप इसी प्रकार से कर पाओगे, और ऐसे ही करना पड़ता है, जो तो आपको पता ही होगा।
यही विधि होता है मेरे भाई हल करने का। तो 54 आपका बिल्कुल राइट होगा। और समय लगा लेकिन मैंने आपको समझाया सिखाया, क्योंकि पेपर में आपको लाभकारी होगा जो मैं लिख कर कह रहा हूँ। चलिएगा नेक्स्ट पेज को बढ़ रहे हैं। और नहीं समझ में आए दोबारा अच्छी देखना, ध्यान से देखना, समझ के देखना, आप जरूर बने। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक्स का कौन सा धनात्मक मान समीकरण x/176 बराबर 99/x को संतुष्ट करेगा। इसका हल का तरीका ये होता है मेरे भाई, तिर्य गुणा करने पहले तो x गुणा x बराबर 176 गुणा डबल लाइन आएगा। इन्हें गुणा करेंगे तो x की पावर 2 बनेगा। ध्यान रखें। अब देखो बहुत शानदार प्रश्न, x की पावर 2 बराबर 176 गुणा डबल लाइन आएगा। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट बनेगा। अब देखो मतलब दिया गया डाटा का हमें क्या निकालना, वर्गमूल। आपको बता दें इन्हें गुणा करोगे तो देखो हम आपको 1 डिजिट नियम से बताते हैं, तो कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से ही करना पड़ता है। हमने कहा 1 डिजिट मतलब इकाई 9 6 का 54। हमारे पास जो भी इनका गुणा भाग आएगा लास्ट में 4 आने वाला है। ध्यान रखें क्या आएगा 4, मतलब अंडर रूट गुणा जो भी डाटा आएगा 9 6 का 54, तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई 54 आएगा। 54 आएगा। इसका मतलब ये हो गया अगर हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालेंगे, तो अगर लास्ट में 4 है तभी आएगा जब उस संख्या के पीछे 2 या तो 8 हो। समझे, ये आपने सीखा होगा वर्गमूल निकालने के तरीके में। इकाई में अगर 4 है तभी आ सकता है किसी संख्या के वर्ग में जब उस संख्या के वर्ग में इकाई में 2 या 8 हो। तो मेरे पास 8 तो नहीं है ऑप्शन में, 2 वाला है। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास सेकंड राइट होगा 132। यही आपका राइट है मेरे भाई। पूरा हल करने से अच्छा है कि ऑप्शन सहारे लेके आगे बढ़ जाओ। इससे देखो पेपर बनाने वाला दिमाग लगा के बनाता है, ऐसे नहीं बनाता। पढ़ा लिखा इंसान बैठा होता है भाई, वो भी। हम हर संभव आपका मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। यहाँ पर हमें सरलीकरण का प्रश्न यहाँ आएगा। और आपको पता है पूरे 30 प्रश्न आने वाले, मैथ्स के 30 रीजनिंग का आएगा और 40 जीके का आएगा। पूरा आपके पास 100 नंबर का भंडारा मिलने वाला है। और 100 नंबर में आप पता है जितना गलत करोगे मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरे भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग। आपका सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ा रहा है और मुझसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए हमें बोर्ड मास लेना पड़ेगा। बोर्ड मास के हिसाब से ही गणितीय प्रश्न हल होते हैं। ब्रैकेट फिर ऑफ वाला आएगा, फिर भाग लगाओगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो हमने कहा पहले कोष्टक देखते हैं। तो कोष्टक 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 3 कोष्टक मेरे पास। तो पहले यहाँ हल करेंगे तो यहाँ कोष्टक में 2 -6 है। अगर इसको हल करेंगे तो -4 बनेगा। क्या बनेगा, -4 बनेगा। ध्यान रखें। देखो बोर्ड मास ये मत सोचना छोटा है, बन जाएगा 30 + 7 इंटू कोष्टक -4 आया है, इसका मान -4 याद रखें। अब देखो जब यहाँ पर देखो पहले गुणा होगा भाई, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस बनता है। तो 7 × 28 आएगा। क्या आएगा, 28 आएगा। ध्यान रख क्या आएगा, 28 आएगा। तो यहाँ 30 + 7 × 28, लेकिन कोष्टक -28 आएगा। ये बता रखें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए मेरे भाई, बहुत शानदार चीज़ चल रहा है। यहाँ -4 आया, हमने रखा। फिर क्या हो रहा है आगे, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुणा होने पर माइनस बनता है, गुणा तो होगा 7 × 28 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अब प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस बनता है, तो 30 - 28 आएगा। अब दोनों का घटाव हमेशा 2 आएगा। 30 में 28 जाएगा, 2 ही बचेगा ना। अब देखो यहाँ हमारे पास 160/2 बचा है। अब भाग लगाओगे तो मेरे भाई 80 ही आएगा। ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हटीला था, थोड़ा सा हटीला इस बात पर था कि बोर्ड मास रूल और आपको प्लस माइनस का रूल भी लागू करना था। अगर आप प्लस माइनस का गुणा भाग आपको नहीं पता तो आप जोड़ घटाना नहीं कर पाओगे। देखिएगा ऐसे प्रश्न आप बनाना चाहिए आपको। चलिए और आ रहे हैं पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 2 धनात्मक संख्या x और y जहां x y से बड़ा है का योगफल 15 है, तो उनका गुणनफल 36 है। संख्याएं x और y के बीच अंतर बताना है। देखो या आप
एक बात ये समझिएगा, हमें योगफल की बात कर रहा है। योगफल मतलब होता है, हमने कहा है छोटी वाली एक्स वाई दे के रखा है, चलो एक्स वाई मानते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 15 है और एक्स गुणा वाई बराबर 36 है। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए, देखो ऑप्शन के सहारे तो बनेगा काम नहीं, हमें ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा जिनका जोड़ 15 बने। तो हमने कहा भाई अगर हम 12 और 3 देखें, मान रहे हैं भाई x बड़ी संख्या होगी, अगर 12 और 3 जोड़ने पे 15 बन रहा है और 12 गुणा 3 गुणा करने पे 36 बन रहा है, इसका मतलब यही आंसर आपका, x का मान 12 है, y का मान 3 है। हमें वही पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो 12 में 3 जाएगा तो 9 ही बचेगा। ऑप्शन अपने पास से बिल्कुल बी राइट होगा। हाँ, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, और यकीन के साथ कह रहा हूँ, बार बार कहना पड़ता है कि काम आएगा मतलब आएगा। जी क्लास बहुत बेनिफिट क्लास है, 100% आपको सहयोग होगा आगामी शिफ्टों में, रेलवे परीक्षा एनटीपीसी 12th लेवल में। नहीं होगा तो जरूर बोलना मेरे भाई। चलिए, 20%, 13% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट, जिसे हम कई बार क्या बोलते हैं, समतुल छूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतुल छूट, एकल छूट, सब छूट को मिला के एक छूट बताना। देखो हमेशा अगर छूट की कहानी है तो 100 तो मानना पड़ेगा। 100 में कितना छूट? 20, तो 80 बचेगा। 100 में कितना छूट? 13, कितना बचेगा? 83 बचेगा। 100 में कितना छूट? 20, तो 80 बचेगा। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई हल करने का। इसमें क्या है दिक्कत? दिक्कत कुछ नहीं है, बस आप हल कीजिएगा। हमने कहा 80 गुणा 87 गुणा 80 आएगा, ठीक है। चलो, अगर हमारे पास 3% है तो हमें नीचे 100 को 2 बार रखना पड़ेगा। अगर 2% है तो 1 बार रखते हैं। हमने कहा 1 0 1 0 1 0 1 0, हमारे पास जो डाटा बचा है वो 100 बचा है। देखो अब ऑप्शन के सहारे लेके बता रहा हूँ आपको मैं। ऑप्शन देखो, इतना बड़ा डाटा हल करते करते आप गुणा भाग पगला जाओगे, उत्तर आने वक्त लगेगा। हमने कहा 8 2 7 2 56 हो गया, 8 2 7 2 56 हो गया। हम इकाई डिजिट ले रहे हैं, नीचे 100 लगा रखें। हमने कहा इकाई में क्या है? 6, और यहाँ हमारे पास 8 बचा है। 8 6 48 होता है। अब आप ये समझिएगा, हमारे पास 48 लास्ट में आ रहा है। आगे यहाँ कुछ भी डाटा होगा, अभी हमने गुणा पूरा नहीं किया है। नीचे मेरे पास 100 रखा है। याद रखें, हल का तरीका सीखिएगा, बहुत इजी है। अगर नीचे 100 है, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम गुणा करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में डाटा आ रहा है वो 48 आएगा, ठीक है। तो जो आगे जो भी डाटा है हमें उसको कोई लेन देन नहीं, ठीक है। हम ऑप्शन से करना चाह रहे हैं। अगर 48 आया है, अगर हमारे पास 100, अगर इसको हल करोगे तो मेरे भाई 0.48 बनेगा। आगे डाटा कुछ भी रहेगा, याद रखें। अगर 100 हटाओगे तो ऊपर पॉइंट ही बनेगा ना। अब हमने कहा आगे डाटा कुछ भी आया हो लेकिन 0.48 आएगा। अब आपको पता है इस डाटा को आप किससे घटाएंगे? 100 से। क्यों ना घटाओगे बताओ? घटाओगे 100 से। जो भी आंकड़ा आता है लास्ट में उसको 100 से घटाते हैं। तो हमने कहा अगर 100 से घटाओगे मेरे भाई, देखो ना 100 से घटाओगे, यहाँ 10 रहेगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 ही बचेगा। अब ये बताओ, हमारे पास यहाँ 2 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन हमारे पास सेकंड में है। बाकी आप पूरा हल करोगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। उससे अच्छा कि आप इस तरीके से हल करके उत्तर ला के 1 नंबर पा के आगे बढ़ सकते हो, समझे ना। हाँ, अगला प्रश्न मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखो हर प्रश्न आपको इजी नहीं लगेगा। इजी तभी लगेगा जब आपके पास बेसिक नॉलेज है, आपको बेसिक टू एडवांस पता है तभी, वरना आपको हर प्रश्न कठिन लगेगा। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है। यदि उसका व्यय 840 रुपये है तो उसकी आय कितनी है? चलिएगा, हमने कहा अगर माना कि 100% कमाता है और 30% बचाता है तो 70% खर्च कर रहा होगा। क्या भाई, 100 कमा रहा है, परसेंट लेना पड़ता है, 30 बचा रहा है, 70 खर्च करेगा। अब हमें आय पूछ रहा है तो हमने कहा 70% खर्च करता है, रियली में 840 खर्च करता है। अब उसकी आय मतलब 100, हमने कहा 70/100 कर लेते हैं। तो ये तो आपकी ऊपर वाली बचत हो गई, तो रियली में बचत 840
40 है, हमें उसकी आय चाहिए 100 के बराबर। हमने कहा 0 से 0 उड़ा दें, अब 7 एकम 7, 7 दूना 14। अगर 12 बार भाग गया मतलब 70 गुणा 12 करेंगे तो 884 आएगा। यहाँ भी हम गुणा कर देते हैं 12, जो बन जाएगा मेरे भाई 1200। अब देखो हम आपको हल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए पूरा जानकारी बताते हैं, वरना आप अगर समझ जाओगे सीख जाओगे इतना गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, आप देखते ही कह दोगे कि नहीं हाँ ऐसा हो सकता है आंसर, और 1200 आ जाएगा आपका। नहीं समझे पाता आप? हाँ ऐसे तो करना पड़ेगा मेरे भाई। अब पूरा वहाँ पूछने वाला कोई नहीं कि आपका आंसर 1200 कैसे आए, ये आंसर कोई लेन देन नहीं है, आंसर आया है इससे लेन देन है। तो ये सीखी ना मेरे भाई, समय बचा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है। और याद रखें अगर आपको अध्याय नहीं पता कौन कौन से आ रहे थे हम आपको बता दे रहे हैं भाई। संख्या पत्ती, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात सोनुपात, साधारी मिश्रण, भिन्न, एज समीकरण, सांख्यिकी, फिर प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, एसआई, सीआई, है कि नहीं, 2D 3D प्रश्न, ज्यामिति आ रहा है, नृत्य संकार, त्रिकोणमिति आ रहा है, बीजगणित आ रहा है, फिर समय दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नावधारा प्रश्न आ रहा है। इस प्रकार से आप मान लीजिएगा 25 प्रश्न अगर 25 अध्याय आपके पास नॉलेज में है तो आप 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को आराम से बना पाओगे। और जो प्रश्न हम दिखा रहे हैं एनालिसिस से, ये प्रश्न आपके लिए और बेनिफिट इसलिए है क्योंकि ये प्रश्नों का तरीका और कैसे प्रकार से प्रश्न आ रही है आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर रही बात एक समबहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके 3 या 3 से अधिक भुजा हो, वो भी सबके सब समान हो, अंतःकोण का योग बाह्य कोण के योग से 50% अधिक है। इसका कहने का मतलब ये 50% अधिक है। देखो हम आप अंतःकोण और बाह्य कोण अनुपात लगाएं पहले, बहुत शानदार प्रश्न है। अंतःकोण आपको बता दें जितना भी रहेगा बाह्य कोण के योग से ज़्यादा है। हमने एक बात बताया आपको, देखो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। जी सुन लीजिए कान खोल के, क्या सुनिए आपने, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 रहता है और हमें कह रहा है बाह्य कोण से 50% अधिक है। अब जी बताओ 360 का 50% मतलब आधा, 100 कितना बनेगा, 80 बनेगा, ज़्यादा है। तो 360 में अगर हम 180 जोड़ दें तो मेरे भाई ये बनेगा 540। समझे नहीं समझे? बाह्य कोण का योग हमेशा 360 रहेगा, बाह्य कोण से 50 ज़्यादा है, 360 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 360 का 50% ज़्यादा, हमने 360 का 50% देखा 180 रहेगा, तो 180 ज़्यादा है कौन, बाह्य कोणों का योग। याद रखें जी आपका बाह्य कोण योग बन गया। अब बाह्य कोणों का योग की बात करें -n-2 इंटू 180, अगर बाह्य कोणों का योग 540 है तो हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। अभी एक प्रश्न और आया था, हमने कहा 18 एकम 180 एकम 180 और 180 तिय 540। अब यहाँ पर n-2 बराबर 3 आएगा। जब यहाँ n रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा, जब इसको पक्षांतर करोगे तो +2 जाएगा, तो मेरे भाई n बराबर हमारे पास 5 आएगा, मतलब भुजाओं की संख्या 5 है। अब ये बताओ हमें कोण का माप चाहिए एक कोण का। अब पूरे अंतः कोणों का योग कितना है, 540 है, और एक बात हमें पता चली भुजाओं की संख्या कितनी, 5 है, तो भाग लगाओ, एक कोण का माप मिलेगा, 5 एकम 5, पूरा भाग चला गया, 5 अट्ठे 40, तो याद रखें 108 प्रत्येक अंतः कोण की माप होगी। और अंतः कोणों का योग 540 आया, कैसे लाया आपको पता होनी चाहिए, एक का माप चाहिए तो हमें भुजाओं की संख्या से भाग देना पड़ेगा, तो 108 आपका बिल्कुल राइट होगा। समझे ना? हाँ अगला प्रश्न आपके समक्ष है। जितने भी हमने यहाँ लगभग मेरे करा 10 से ज़्यादा प्रश्न हो गए होंगे, यहाँ पर हो रहे हैं, और सब के सब टॉप हैं, और टॉप मतलब होता है आपके पेपर में छपने वाले। और इसी कॉन्सेप्ट से यही प्रकार के प्रश्न, इतने प्रश्न अगर पढ़ लेते हो आप तो बहुत कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और आपका पेपर देखना बहुत अच्छा जाएगा। हम आपको बताएं 20 प्रश्न तो आराम से बना पाओगे आप, आराम। सुन लीजिएगा, हमारी क्लास अभी तक आप नहीं देखे, जितने भी हैं देख लीजिएगा, यकीन के साथ कह रहा हूँ बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब एक ही क्लास से क्या फ़ायदा होगा बताओ, कुछ हद तक फ़ायदा होगा। अगर आप पूरे क्लास देख लेते हो मैथ का चाहे रीजनिंग का, फिर आप खुद कहेंगे सर आपने क्या बात कहा था, रीजनिंग तो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे आप पढ़ा रहे हो। हाँ सही बात है, हम आपका और अपना कीमती समय खोटी नहीं करना चाहेंगे, समझे। चलिए, यदि 3 संख्याएं
2:7:13 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समाप्त वर्ग मतलब एलसीएम कितना है 30/94 है। तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो मतलब हाई कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी संख्या चाहिए। देखो कई बार जैसे हम बात करें, अगर हम कहें 7, देखो मेरे पास माना की संख्या 7 है और 3 है, अगर एलसीएम लूँ तो 21 बनेगा। आपने कैसे बताया 7 × 3, 7 × 3 21 बना, तो गुणा करने से भी क्या मिलता है एलसीएम मिलता, मतलब 7 के पहाड़े में 21 है, 3 के पहाड़े में 21 है, तो एलसीएम कहलाया। हमने कहा इन संख्याओं की बात कर, इन संख्याओं का आपस में गुणा ही तो एलसीएम बना होगा, मान लीजिएगा बना एलसीएम। हाँ, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा, समझे, इसका जो एचसीएफ होगा वह इसे पूरा पूरा काट देगा, सीधी बात। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन पकड़ो, हम आपको वही बता रहे हैं, एलसीएम यहाँ पर 30/94 है, ऐसा ऑप्शन पकड़ना मेरे भाई जो इसे काट दे। 9 मतलब होता है सभी संख्याओं को 9 बनाना, ठीक है। तो यहाँ 9 तो बन गया, लेकिन 4 3 7 हो रहा है, 9 कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है। वैसे आपको पता होगा 9 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं को 9 बना के अलग कर दो, अगर सभी संख्या 9 9 बन गया मतलब 9 से विभाज्य होगा। यहाँ हमारे पास 7 है, 2 की कमी, मतलब ऑप्शन पहला आपका आंसर नहीं होगा। अब 9 से नहीं जा रहा तो 18 से क्या खाक जाएगा, क्योंकि 18 मतलब भी तो 9 होता है। अब 20 की बात कर, देखो 20 मतलब होता है मेरे भाई 10 × 2 कर लो, ठीक है, 10 × 2 हो गया। अब जी बताओ 2 का भाग चला जाए 10 का चला जाए तो 20 से चला जाएगा, तो हमने कहा 10 से तो भाग जाने के लिए 5 और 2 चाहिए, तो 2 से भाग तो चला जाएगा, क्योंकि इकाई में हमारे पास 4 है, इकाई में 4 है, इकाई में 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक संख्या होगी तभी हम 2 से विभाज्य कर सकते। अब 5 की बात करें तो 5 से मेरे भाई इकाई में 0 या 5 होनी चाहिए, यहाँ इकाई में 0 5 है ही नहीं है। अब तुम खुद बताओ, 9 से नहीं गया, 18 से नहीं गया, 20 से नहीं गया, तो ऑप्शन कौन बचा 17, यही आपका आंसर होगा, खत्म खेल, समझे। ऐसे कौन समझाएगा, हम समझाएंगे, हम आपके साथ हैं ना। हाँ, आप मेरा सहयोग करना मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बड़े बहन जो भी हैं, पढ़ते रहें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके साथ चल रहे हैं। और ऐसे विद्यार्थी पास शेयर करना जो विद्यार्थी पढ़कर बेहतर करना चाहता है, लेकिन पता नहीं कि पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे मैथ रीजनिंग का, वो हमारे साथ पढ़कर बेहतर कर सकता है, जी मैं कह रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाँ, एक विक्रेता 5 दिनों में एट 12 10 14 6 आम बेचता है, प्रतिदिन बेचे गए आमों की औसत संख्या ज्ञात कितनी है। देखो हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये प्रश्न हम नहीं बनाया है, हम नहीं बनाया, रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के ही प्रश्न पत्र हैं। और इन प्रश्नों को दिखाने का मकसद ये है कि हम एग्जाम पैटर्न समझ रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, और उस आधार पर प्रश्नों को निकाल के आपको दिखा रहे हैं, समझे। चलिए, तो औसत मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े, ये तो आपको बेसिक जानकारी पता होगा। तो आंकड़ों का योग मेरे भाई, तो यहाँ एट +12 +10 +14 +6 होगा। तो ये बताओ आंकड़ों को जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे किससे, हमारे पास 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं। अब जोड़ लेते हैं पहले, तो हमने कहा 14 और 6 बनेगा 20, 30 40 ये 50, तो पूरा पूरा मेरे भाई योग बन रहा आंकड़ों का 50, और टोटल आंकड़े 5 हैं, जब भाग लगाओगे तो 10 आएगा, यही आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न और दिखा रहे हैं, देखते रहें। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बहुत शानदार प्रश्न है, और इस लेवल का, इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा, याद रखें। देखो हर दिन याद रखें 3 शिफ्ट होते हैं, तो कई विद्यार्थी कह देते हैं सर ऐसे तो प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। ओ भाई तभी कह पाओगे आप जब आपके पास दिमाग हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हों, आपके पास ज्ञान का भंडार हो, क्योंकि आप दिमाग में उसको ला के बता सकते हो कि हाँ आया था। अब जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहा है, जो अच्छे से पढ़ता नहीं है, वो क्या बता पाएगा कि हाँ पर ऐसा प्रश्न आ रहा है कि नहीं, ऐसा रहता है। तो आप इस बात पर ध्यान ना दें कि कौन क्या बोल रहा है, हम बताएं आपको कि इसी प्रकार प्रश्न आ रहे हैं भाई, हम अपना और आपका समय कीमती क्यों बर्बाद करना चाहेंगे, ये बताओ पहली बात। चलिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में याद रखें, और ये ऐसा मत सोचना कि सिर्फ एनटीपीसी 12th लेवल में, नहीं, आरआरबी के जितने वैकेंसी सब में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है।
चाहे मैथ्स चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके जी। 2 वर्षों में 1250 और 4 वर्षों में 2000 हो जाती है। तो कुछ नहीं करना है, अंतर देखना। देखो यहाँ वर्षों का अंतर आ रहा है 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पैसे का अंतर आएगा मेरे भाई 750, कितना आएगा 750। तो माना कि हाँ देखो वर्षों का अंतर 2 आया, पैसे देखो हो जाती है मतलब अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो अमाउंट घटाने पर हमें जो अंतर मिलेगा वही होता है एसआई का अंतर। मतलब 2 साल का ब्याज कितना बन रहा है मेरे भाई 750, समझे। अब देखो 2 साल का ए कितना है 1250। जब इसमें हम एसआई अलग करेंगे कितना 2 साल का 750, तो मेरे भाई ये बनेगा 500 रुपया। यही आएगा मेरे भाई। देखो 1250 में जब 750 कम करोगे तो 500 आएगा। क्या समझे आप। ये आपका अमाउंट है 2 साल का और आपका 2 साल का ये क्या है ब्याज है। तो जब अमाउंट में ब्याज कम करोगे तो क्या मिलेगा, मूर मतलब पी मिलेगा। तो पैसा कितना मेरे भाई 500 रुपया। तो 500 रुपया पर 2 साल में कितना ब्याज 750 ब्याज। परसेंट का 100 बैठेगा, 2 साल का 2 नीचे बैठेगा, 3 हो तो 3 बैठ जाता। अब हमने कहा यहाँ से यहाँ काट लो, 50 दूना 100 और 2 से 2 चला गया, कितना आया 75%। मतलब आर बराबर मेरे भाई 75% आपका बिल्कुल राइट होगा, समझे ना। हाँ ये कॉन्सेप्ट होता है प्रश्नों हल करने का। चलिए और भी प्रश्न दिखा देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा और देख लीजिएगा प्रश्नों का पैटर्न। बाकी हमने आपको बहुत कुछ प्रश्न अगला प्रश्न आपके समक्ष है। देखो हमने आपको बहुत प्रश्न बता चुके हैं, कुछ प्रश्नों को आपको ही बनाना पड़ेगा भाई। देखो हम प्रश्न दिखा देते हैं कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। पूछ रहा है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। याद रखें क्या बोल रहा है, एक ठोस है अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब देखो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो पहली बात हमें क्या पता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप जिंदगी नहीं बना पाओगे उत्तर, ध्यान रखें। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो जब तक नहीं पता फॉर्मूला या याद नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करें और उत्तर देने का कष्ट करें। याद रखें आर का मान हमें दे के रखा है 16 और पाई का मान मत रखना मेरे भाई 22/7, क्योंकि आंसर में पाई का मान दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला हम नहीं बताएंगे, होमवर्क रहेगा भाई, नहीं बनाओगे पछताना होगा। सुन लीजिएगा पहले। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष फिर से है और हम जितने प्रश्न बता दिए सो बता दिए, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं बता रहे हैं होमवर्क के लिए, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन प्रश्नों को, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ पहले भी। अब हर बार हम ही बताएंगे तो आप क्या मेहनत नहीं करोगे ना। तो प्रश्नों को देखो कम से कम और उत्तर लाने का कष्ट करें, क्योंकि अभी तक हम इतनी क्लास लगाया है। हाँ इस प्रकार के मैंने प्रश्न पढ़ाया है, मैं 100% लिखकर गारंटी के साथ कहता हूँ पढ़ाया हूँ मैं। आप नहीं देखा आपकी गलती है, और आप बेहतर तैयारी चाहते हो जरूर इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। और आ रहे हैं प्रश्न पढ़ देते हैं। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो हमें सीपी दे के रखा है 546, हमें अंकित मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन मेरे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर देने कष्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं ऐसे प्रश्न पढ़ा चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं। हर प्रश्न को नहीं बताऊंगा मैं, कुछ प्रश्न छोड़ेंगे और आप देखोगे और नहीं बना के जाओगे तो पेपर में आ जाएगा, तब पछताना होगा कि सर ने हमको प्रश्न दिखाया था हमने नहीं बनाया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाँ देखो इसको भी मैं नहीं बताने वाला फिलहाल, क्योंकि समय हो चुका है ज़्यादा और इस प्रकार के प्रश्न भी आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात करें। अब इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न पढ़ा चुका हूँ और बता चुका हूँ हल का तरीका। अब बार बार बताता हूँ, अगर आप लगातार नहीं देख रहे तो दिक्कत तो होगा ना मेरे भाई। अब देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, उनका कॉन्सेप्ट वही रहेगा हर बार, और डाटा चेंज होके आएगा। तो याद रखें माद मादिका बहुलक आपको प्रश्न पूछेगा, पढ़ लीजिएगा। 290 आपको उत्तर आ रहा नहीं बन रहा है तो कहीं से देखो, लेकिन देखो और पढ़ो, उत्तर बताओ। प्रश्न पूछिएगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। चलिए यहाँ पर विराम लेते हैं। लगभग मैंने 18 प्लस भी प्रश्न यहाँ पर दिखाया है
और आपकी भर्ती बेहतर तैयारी हो पाएगी, तब हो पाएगी जब आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाओगे। 28 वाले ख़त्म, 29, 1, 2, 3, 4 तारीख वाले बच्चे जरूर देख कर जाना मेरे प्यारे भाई। यकीन के साथ कहता हूँ फ़ायदा होगा, 100% गारंटी के साथ। चलिए तो मेरे प्यारे भाई अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और बड़ी मेहनत लगाया मैंने यहाँ पर डाटाओं को प्रश्नों को निकाला हूँ, बच्चों से बात किया हमने, समझा है, उसके बाद प्रश्न दिखाया है, और कुछ प्रश्नों को हमने बताया है, और कुछ प्रश्नों का हमने पहले इस प्रकार के प्रश्न बता चुके हैं, इसलिए हमने उत्तर नहीं बताया। कमेंट सेक्शन में आप इनको उत्तर देना, नहीं बन रहा है तो पूछना दोबारा, हम अगली क्लास में इनको ऐड कर देंगे ज़्यादा। तो रही बात, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले वीडियो कैसा लग रहा है। मैं आपके साथ हूँ, आपकी तैयारी कैसी है और क्या इन प्रश्नों को आप बना पा रहे हो जरूर बताना। चलिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नया क्लास रहेगा। आगामी शिफ्टों और आगामी तारीख वाले देखना ना भूलें, वरना पछताना हो जाएगा।